नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है आपका। अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त दूसरी नदी घाटियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण का भी अनुमति दिए जाने का बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया गया। ठीक है, आपको बता दें, अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, उसका अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त दूसरी नदी घाटियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण की भी अनुमति दिए जाने की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया गया है। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन पर आलोक सिंघवाल जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कल दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर केंद्रीय जल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की विभिन्न परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसके संबंध में उनके द्वारा चर्चा की गई है। चाहे अलकनंदा की बात करें, भागीरथी नदी की बात करें, जो 50% से अधिक निर्माण कार्य होने वाली परियोजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, इसके बारे में विस्तार गहन चिंतन उनके द्वारा किया गया है। क्योंकि उत्तराखंड जो है 2009 से पहले एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता था। हालांकि 2009 के बाद से ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर जो बिजली की बढ़त है वो ज्यादा बढ़ने लगी है। लोग जो है बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और उत्तराखंड के लोगों को अब बिजली जो है ऊर्जा प्रदेश के लोगों को तक नहीं मिल पा रही है। तो उसके तहत कई ऐसी बांध परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत की जानी है। केंद्र से ये परियोजनाएं लागू होंगी, इसके संबंध में गहन चिंतन किया गया है और जल्द ही ये परियोजनाएं लागू होंगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को आश्वासन भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन परियोजनाओं की शुरुआत की जाती है, ताकि जो उत्तराखंड की विभिन्न नदियां हैं उनमें जल्द से जल्द बांध बन सके और उत्तराखंड के लोगों को जो बिजली की आपूर्ति इस वक्त नहीं हो पा रही है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो सके, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जो बिजली की एक समस्या इस वक्त उत्पन्न हो रही है उससे लोगों को निजात मिल सके। जी प्लीज। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर की जानकारी के लिए भी आपसे जुड़ेंगे। भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय के निकायों में संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में अवगत कराया गया कि मसूरी क्षेत्र की सभी संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसका काम जल्द शुरू होगा। जबकि ड्रोन सर्वे हो चुका है। शहर के नागरिकों के आह्वान किया गया कि वो इस महत्वपूर्ण सर्वे में सहयोग करें ताकि ये सर्वे पूरा हो सके। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में कार्यदायी कंपनी ने मसूरी के डिजिटलीकरण के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि इसमें मसूरी की सारी संपत्तियों का ड्रोन सर्वे हो चुका है, जिसमें फिलहाल स्थिति की तस्वीरें खींची गई हैं, जिसमें रोड, मकान, बिजली के खंभे, नाले, खाले, पार्किंग, कूड़ादान, मैदान आदि सभी को लिया गया है। नहीं, उनकी शंका ये थी कि जो अतिक्रमण हुआ है और वो भी मालिक बन जाएंगे इसमें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे नगर निगम देहरादून में ये लागू हो चुका है और 1 साल से ये प्रॉपर काम कर रहा है। वहां पे 129 बस्तियां हैं जो नदी रिस्पना बिंदाल के किनारे बनी हुई है, लेकिन इस सर्वे से ये नहीं हो रहा है कि उनको ओनरशिप मिल गई। हमारे पास एक डेटा आ गया कि हाँ, ये सरकारी लैंड थी और इस पे इतने अतिक्रमण हो रखे हैं, इस बस्ती में इतने मकान हैं, उसका एक डेटा पूरा हमारे पास आ जाता है कि कितनी प्रॉपर्टी अतिक्रमण में कितनी लोगों की अपनी ओनरशिप है। तो उसमें ये घबराने की नहीं है कि वो अतिक्रमण करके अगर उसने बनाया हुआ तो वो उसका मालिक बन गया। अभी तक आपके पास कितने प्रॉपर्टी पंजीकृत है नगर पालिका टैक्स दे रही है? अभी तक हमारे पास 6,500 प्रॉपर्टी है और सर्वे के बाद उम्मीद है कि ये 10 से 12,000 के बीच प्रॉपर्टी आएंगी कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या उन्होंने अपना म्यूटेशन नहीं करवाए हैं यहाँ पे, तो वो बढ़ेंगी। कुछ लोगों ने
एसएसपी देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र आईटी पार्क के पास स्थित साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने का उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकार मसूरी के अंतर्गत 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिसे बीती रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटी पार्क में उक्त अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी तो पता चला कि मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां अलग-अलग केबिन में बैठे युवक युवतियों द्वारा सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड की जा रही थी। ये गैंग था जो पूरी तरह से यहाँ पर ऑपरेशनल होने के लिए यहाँ पर सेटअप किया था और इसमें समय रहते इसकी सूचना पर इसको पर्दाफाश किया गया। क्योंकि इस तरह के कॉल सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि विदेशी नागरिकों को ठगने के साथ ही साथ ऐसे कॉल सेंटर्स कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व होकर इंडिया में भी ऐसे अपराधों को कारित करते हैं, जैसे पूर्व में भी ऐसी बात प्रकाश में आई है। तो उस एंगल को भी हमारी टेक्निकल टीम चेक करेगी कि क्या इन साइबर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियंस को भी साइबर फ्रॉड के तहत यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा हो। ये सभी चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें प्रथम बार जो है बीएनएस के तहत धारा 111 के तहत भी इन पर ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत के लिए वहां पर कोर्ट में पेश किया जाए। और इसी के साथ आपको बता दें, आलोक सिंघवाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। आलोक जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? फर्जी कॉल का ये ढोंग आखिर कब से चल रहा था और पुलिस का इस पे क्या एक्शन किया गया है? देखिए दीदी, पुलिस को ये खुफिया सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फर्जी कॉल सेंटर जो है वो राजपुर रोड के आईटी पार्क में संचालित किया जा रहा है। और जब पुलिस विभाग ने इस टीम का गठन किया और वहां पर तफ्तीश के लिए टीम को भेजा गया तो ये पाया गया कि 100 कैबिन का एक हॉल था जिसमें कॉल सेंटर को संचालित किया गया था। कई युवक युवतियां वहां पर बैठे हुए थे और पुलिस ने लगभग 8 लोगों को जो कि इसको संचालित कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया है। पूछताछ में ये पता लगा है कि जो कॉल सेंटर है ये यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट किया करता था और खुद को जो है हैकिंग का प्रतिनिधि बताकर जो है लोगों से फ्रॉड किया करता था। तो फिलहाल अभी पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है, जल्दी इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन्हें पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके जरिए फ्रॉड किया जा रहा है। तो जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें एक वार्निंग देकर पुलिस ने फिलहाल छोड़ा है, जबकि जो संचालित कर रहे थे कॉल सेंटर को उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही इनको न्यायालय में भी पेश किया जाएगा और किस तरह से ये फ्रॉड किया करते थे, कितने वक्त से ये फ्रॉड किया करते थे और कितने लोगों को अभी तक इन्होंने अपना शिकार बनाया है, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो जो ये फर्जीवाड़ा करके इन्होंने जो संपत्ति जो बनाई है उसकी भी नीलामी की जाएगी, उसकी कुर्की की जाएगी, ताकि सभी लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जी प्रीति। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर की जानकारी के लिए भी आपसे जुड़ेंगे। राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। आपको बता दें, शहर के व्यस्त चौराहे और तिराहे पर लगी कई ट्रैफिक लाइट यातायात संचालन के काम तो कम और दुर्घटना का कारण ज्यादा बन रही है। स्थिति यह है कि शहर की वीवीआईपी सड़क हो या फिर स्टेट और नेशनल हाईवे, सभी जगह लगी ट्रैफिक लाइट पुरानी हो चुकी है। बिजली गुल होने पर लाइटें बंद हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस को मैनुअली ट्रैफिक का संचालन करना पड़ता है, जबकि कभी रेड लाइट तो कभी ग्रीन लाइट का बल्ब ही फ्यूज हो जाता है। ऐसे ही हाल हरिद्वार हाईवे पर है, जहां स्थिति मथुरा वाला चौक की लाइट पूरी तरह से बंद है, जिसको खराब हुए 1 महीने से ऊपर हो गए। इसके बाद पुलिस को मैनुअली ट्रैफिक का संचालन करना पड़ता है। भले ही पुलिस प्रशासन यातायात को लेकर बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन चौराहों पर बंद पड़ी रेड लाइट पुलिस प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यातायात कंट्रोल करने में ट्रैफिक लाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, शहर की जो यातायात व्यवस्था में जो ट्रैफिक लाइट्स है इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने चौक चौराहे और ट्रैफिक है जिस पर हर जगह
पुलिस कर्मियों को राउंड द क्लॉक खड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फोर्स की उपलब्धता के कारण। लेकिन कुछ महीनों से देखा कि कुछ ट्रैफिक लाइट्स खराब थी, जिसमें हमने 59 करीब ट्रैफिक लाइट्स हैं उसमें खराब होने की रिपोर्ट दी थी। चूंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क जब होता है तो कहीं ना कहीं केबल कटने के कारण दिक्कत आती है, तो इसमें काफी सारे जो हमारे ट्रैफिक जो लाइट्स हैं जो निर्माण एजेंसी उनके द्वारा ठीक किया जा रहा है, काफी सारे ठीक भी हो गए हैं। कुछ मुख्य चौराहों पर अभी भी रह गया काम वहां पर, तो मुझे लगता है कि जो समन्वय ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा है उनके ठीक होने के बाद जो है यातायात व्यवस्था में काफी फर्क पड़ेगा और जो कंट्रोल करने में भी इजी होगा। लेकिन अभी जो वर्केबल जहां पर नहीं है ट्रैफिक लाइट्स, वहां कोशिश है कि होमगार्ड, पीआरडी और पुलिस के कांस्टेबल जो ट्रैफिक के होते हैं उनको लगा के इसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए। और इसी खबर पर आपको बता दें, आलोक सिंघवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, ट्रैफिक लाइट की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। हम ऐसा कह सकते हैं कि दुर्घटना को खुद ही न्योता देना इस समस्या का हम नाम कह सकते हैं। तो आखिर वो ये समस्या वहां कब से चल रही है और इसमें सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर हमारे दर्शकों को बताइए। अगर ट्रैफिक लाइट की हम बात करें तो उसका संचालन इसीलिए किया जाता है ताकि ट्रैफिक जो है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। हालांकि अगर देहरादून शहर की हम बात करते हैं तो कई ऐसी जगह है जहां पर ट्रैफिक लाइट जो है वो पूरी तरह से इस वक्त खराब है। जो बल्ब है वो फ्यूज है, जिसकी वजह से जो पुलिस विभाग है उसको कहीं ना कहीं फिलहाल पीआरडी जवानों की मदद लेकर, होमगार्ड की मदद लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना पड़ रहा है। आलम यह है कि ट्रैफिक लाइट तो खराब हैं ही, साथ ही साथ पुलिस विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या भी बेहद कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी परेशानियां भी पुलिस विभाग को उठानी पड़ रही हैं। अगर एसएसपी देहरादून की हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि 59 लाइटें ऐसी है जिनकी रिपोर्ट भेजी गई थी ताकि उन्हें सही किया जा सके। उनमें से कुछ ठीक जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ट्रैफिक लाइट जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं की गई हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर पुलिस विभाग जो है वो शासन स्तर से कब तक इस पर कोई संज्ञान लेता है और शासन स्तर से कब तक इस पर कोई बड़ी कार्यवाही देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं अगर वो सुचारू रूप से काम नहीं करेंगी तो एक दुर्घटना को न्योता देने वाला काम जरूर है, तो एक बड़ी चुनौती जरूर है। अब देखना यही होगा कि कब तक धरातल पर ये पूरी स्थिति सामान्य होती है और कब तक जो है पुलिस विभाग इस मामले का संज्ञान लेता है। जी प्रीति। आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर में भी ज्यादा जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रही है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्या को दूर करेगा। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि वाटर पार्क से एक ओर जहां गिरते हुए भूजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में, दूसरे शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट टॉप वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है, उन्होंने काम शुरू कर। और इस खबर पर आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, वाटर पार्क का जो थीम होगा वो किस थीम पर ये वाटर पार्क बनाया जाएगा और कितनी तैयारियां शुरू हो गई हैं, कब तक ये तैयारियां खत्म होगी, कब तक वाटर पार्क बनेगा, इस पर हमें लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। में जो है वाटर पार्क का निर्माण किया जाना है, एमडीडी के अंतर्गत ये वाटर पार्क का निर्माण किया जाएगा और इस पर साफ तौर पर कहना है कि जल्द इसका कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा और कुछ ही वक्त में इस वाटर पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। जो इसका मुख्य मोटिव है, मेन मोटिव जो इसका है वो ये है कि देहरादून की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का मोटिव है। साथ ही
साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि वाटर पार्क से कहीं ना कहीं जो देहरादून में पर्यटन है उस पर भी बढ़ावा फिलहाल देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम साबित हो सकता है ये MDDA का, और इससे कितना पर्यटन में बढ़ावा देखने को मिलता है खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि देहरादून की जो सुंदरता है वो बढ़ने का काम जरूर इस वाटर पार्क से किया जाएगा। जी प्रीति। आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में आगे बढ़ेंगे। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्रामबरी, अंजनिया और टेढ़ाघाट के बाढ़ आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रभारी हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM रविंद्र सिंह बिष्ट का घेराव कर वंचित प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दिलाने और अपात्रों को दिए गए राहत राशि के चेक वापस कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सर्वे टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को जानबूझकर छोड़ दिया गया और अपात्रों को राहत राशि का चेक वितरण कर दिया गया। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों ने अपात्रों को वितरित किए गए चेक की जांच करवाकर वापस कराने और वंचित बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि का चेक देने की मांग की है। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अपात्रों से चेक वापस नहीं लिया गया और पात्रों को राहत राशि का चेक नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन के लिए वो बाध्य होंगे। देखिए, बड़े इंजीनियर के कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए, लेकिन हमारा लगभग हमारे पटवारी जी हमारी टीम बनी हुई थी, उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पत्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किए जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं उनको चेक वितरण कर रहे हैं। इसकी हम एक्सेल शीट भी बना रहे हैं और सारा का सारा सबके सामने हम उसको दे भी देंगे, वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे, वो हम खुद ही देख लेंगे कि किन किन लोगों को ये वितरित हो चुका है। सर कितने वितरण मेरे ख्याल से आज शाम या कल सुबह तक हम पूरा कर देंगे। रुद्रपुर क्षेत्र में 12 घंटे हुई बारिश से कल्याणी और बैगुल नदी उफान पर आ गई है। मुखर्जी सहित 6 से अधिक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब आपको बता दें 150 से अधिक घरों और दुकानों में पानी भर गया है। हालात इस कदर खराब हुए कि आजाद नगर में घरों में फंसे 65 लोगों को SDRF ने राफ्टिंग नाव की मदद से सुरक्षित निकाला। बाढ़ राहत शिविरों में 460 लोगों को ठहराया गया है। बारिश के चलते कल्याणी के साथ ही बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी निचले स्थानों में घुसना शुरू हो गया। ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर, मुखर्जी, जगतपुरा, प्रेमनगर, बस्ती, संजय नगर, खेड़ा, फुलसंगा में कई मोहल्लों में भारी जल भराव से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर कस्तूरी वाटिका, रुद्रपुर में कोलोनाइजर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कॉलोनी वासी का कहना है कि जल भराव की शिकायत करने पर भाजपा कार्यकर्ता विपिन जल्होत्रा द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि लोगों के घरों में जहरीले सांप आदि आ रहे हैं। ये दिक्कत है कि हम लोग जब यहाँ पे प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे, तो हमें किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे सरकारी नाले हैं। हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होने के बाद पता चला है कि यहाँ से नाला गया है सरकारी। इस समय जो 2 दिन लगातार बारिश आई है उसकी वजह से ओवरफ्लो पानी हो गया है। तो जो सारा पानी ये हमारे यहाँ गंगापुर रोड है, इसका पानी उधर फुलसुंगा का पानी सारा यहाँ बह के यहाँ तक आ रहा है। यहाँ 3 दिन से बरसात बराबर चल रही है और यहाँ पे 4 दीवारी करी हुई है और 4 दीवारी के बीच में हमारी कस्तूरी फेज 3 है और यहाँ पे निकासी का कोई भी रास्ता ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी आराम से निकल जाए। हमें मानचित्र में ये दर्शाया गया था कि ये पानी डायरेक्ट जो है सरकारी नाला बता के इसको सरकारी नाला में अटैच कर देंगे, लेकिन इसे ओपन छोड़ दिया गया है। इसमें से सांप भी आ रहे हैं, हमने जिसमें आप लोग हम देख भी सकते हो कितने सांप यहाँ पे निकले हैं और लोग इतना परेशान हो रहे हैं। दूध वाला आना नहीं चाह रहा है, यहाँ पे जोमेटो वाला आना चाह रहा है, राशन हम ला नहीं सकते। आप बताइए हमारी समस्या कौन सुनेगा। हमने कोलोनाइजर से भी हमने बात करी है, विपिन जल्होत्रा जी से हमने बात करी, उन्होंने हमसे कहा कि ये काम हो जाएगा और ये 1 साल पहले उन्होंने बोला था और आज फिर वो आश्वासन देके गए नहीं हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना पानी यहाँ पे भरा पड़ा है, यहाँ बहुत हमें परेशानी हो रही है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं यहाँ पे, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं। आप बताइए हमारी समस्या कौन सुनेगा यहाँ पे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गत दिवस हुए अतिवृष्टि के कारण जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने तीन पानी डैम से जनपद चौराहा, आनंद विहार, दक्ष चौराहा पर मेडिसिटी के पास तीन पानी होते हुए अटरिया पुल पहुंचकर कल्याणी नदी का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही तीन पानी डैम और जनपद चौराहा के पास जल निकासी के लिए अवरोध हटाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए, जिस पर नगर आयुक्त ने बताया सड़क के दूसरे ओर से जल निकासी, सफाई और खुदाई काम के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है, जिससे जल भराव के पानी को नहर में प्रवाहित करने का कार्य किया जा रहा है। जो पानी वाटर है, जो पानी बरसता है तो उसका बहाव कहाँ से बाधित होता है। हमारे पुराने स्ट्रक्चर क्या थे, पुराने ड्रेनेज नदियाँ कहाँ थी और उन पर कहाँ अवरोध आया कि आज ये स्थिति झेलनी पड़ी। तो उसी के क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी हमारे साथ हैं, एडीएम नजूल और सचिव विकास प्राधिकार, साथ ही साथ मुख्य नगर अधिकारी, नगर आयुक्त नगर निगम, एसडीएम, सीएफओ सिंचाई के हम लोगों ने आज तीन पानी का जो रेगुलेटर है इसके पहले काफ़ी वहाँ से देखना शुरू किया है और देखते यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ भी यूपी का रेगुलेटर है। इस हाईवे के नीचे से जो पानी निकलने का है रेगुलेटर के बाहर, वो भी हम लोग देख रहे हैं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंग की जिम्मेदारी अब सरकार ने अपने पास ले ली है। इससे पहले निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ इंटर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल विभाग को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ न कोई प्रतियोगिता हुई और न ही यहाँ कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करता है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंग का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। की आइस स्केटिंग रिंग सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसके मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपये देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के जल्दी ही उसको रिपेयर करके सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।